हर बार जब पाकिस्तान किसी आतंकी हमले से दहलता है या जब भारत पाक के रिश्तों में तल्खी बढ़ती है, तब मीडिया की हेडलाइंस में एक नाम गूंजता है, BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी। कुछ इसे आतंक की नई शक्ल कहते हैं तो कुछ इसे पाकिस्तान के अंदरूनी असंतोष का विस्फोट। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी, पेचीदा और तकलीफदेह है। BLA महज एक संगठन नहीं है, ये एक प्रतीक है उसे इतिहास का जिसे मिटाने की कोशिश की गई, उस भरोसे का जिसे बार बार तोड़ा गया और उस आवाज़ का जिसे दबाने के लिए एक सेना लगा दी गई। बलूचिस्तान की कहानी सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है, ये उस भारत की भी अनकही विरासत है जो 1947 के बाद पीछे छूट गई। कागज़ों पर तो नहीं पर जज्बातों में जिंदा रही एक भूले हुए भूगोल की दास्तां है जिसमें खून भी है, ख्वाब भी और एक सवाल जो आज भी गूंजता है कि बलूचिस्तान ने आखिर किया ही क्या था कि उसे आज़ादी की इतनी बड़ी सज़ा मिली। इस पूरी कहानी को शुरू से समझना है तो हमको आज़ादी से पहले जाना होगा। ब्रिटिश भारत के दौर में बलूचिस्तान कुछ सीधा ब्रिटिश अधीन प्रांत नहीं था। स्टेट ऑफ कलात नाम की ये अर्ध स्वायत्त रियासत उन्हें आंतरिक मामलों में स्वतंत्र थी। कलात के अधीन 3 और रियासतें थीं, मकरान, लसबेला और खान ऑफ खानाबदी। 1876 में ब्रिटिश सरकार और कलात के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत ब्रिटिश केवल विदेशी मामलों में हस्तक्षेप करते थे, जबकि आंतरिक प्रशासन पूरी तरह से कलात के हाथों में था। उस समय यहाँ के शासक को खान ऑफ कलात कहा जाता था और 1947 में इस पद पर थे मीर अहमद यार खान। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना, जो आगे चलकर पाकिस्तान के संस्थापक बने, कलात के निजी विधिक सलाहकार रह चुके थे, यानी उन्हें इस रियासत की संवैधानिक स्थिति की गहराई से समझ थी और इसी बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया, जो कि आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। जिन्ना का बलूचिस्तान से धोखा शुरू होता है 4 अगस्त 1947 को और इसी दिन आज़ादी से ठीक पहले धोखे की पटकथा जिन्ना ने लिख दी। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक निर्णायक बैठक होती है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और मीर अहमद यार खान आमने सामने बैठते हैं। इस मीटिंग में एक अहम फैसला लिया जाता है कि कलात रियासत भारत या पाकिस्तान में विलय नहीं करेगी, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मौजूद रहेगी। इस सहमति पर चारों प्रतिनिधि दस्तखत करते हैं और इसी आधार पर 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद होता है, तब उसी दिन कलात भी खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित करता। लेकिन इसी कहानी के पीछे जिन्ना की एक गहरी रणनीति भी छिपी सी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिन्ना न सिर्फ पाकिस्तान के संस्थापक थे, बल्कि इससे पहले वे मीर अहमद यार खान के पर्सनल लीगल एडवाइज़र भी रह चुके थे। उन्हें कलात की संवैधानिक स्थिति की बारीकियों की थोड़ी जानकारी थी। यही कारण था कि उन्होंने यार खान को आज़ादी की ओर धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन ये केवल एक अस्थायी झांसा था। यार खान को ये भरोसा दिलाया गया कि स्वतंत्रता की राह सबसे सुरक्षित है, जबकि जिन्ना के मन में पहले से योजना थी कि समय आने पर कलात को पाकिस्तान में मिला लिया जाएगा। इंडिया टुडे की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उस ऐतिहासिक समझौते के दस्तावेज आज भी कलात के वंशजों के पास सुरक्षित हैं, जो ये मानते हैं कि उनका राष्ट्र कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा और जिन्ना का पलटा हुआ रवैया एक ऐतिहासिक धोखा था। और बाद में यही होता है। आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद जिन्ना पलटी मारते हैं। अक्टूबर 1947 में उन्होंने मीर अहमद यार खान से पाकिस्तान में शामिल होने की मांग की, लेकिन खान ने साफ इनकार कर दिया। जनवरी 1948 में कलात ने अफ़गानिस्तान में अपना दूतावास खोलने का निर्णय लिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल सके। इससे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई और फरवरी में सरकार ने धमकी दी, या तो पाकिस्तान में विलय करो या परिणाम भुगतो। और फिर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना ने कलात पर जबरन कब्जा कर दिया। खान को कराची ले जाया गया और दबाव में मर्जर एग्रीमेंट पर दस्तखत करवा लिए। पाकिस्तानी इतिहासकार एस अकबर जैदी इसे एक जबरन किया गया विलय कहते हैं, जिसे आज तक कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरी तरह से वैध नहीं मानती। इस जबरन विलय और अपमानजनक तरीके से सत्ता हड़पने से पूरे बलोच समाज में गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन सबसे ज़्यादा आहत हुए खुद खान और कलात के छोटे भाई
प्रिंस अब्दुल करीम खान। प्रिंस करीम ने इस विलय को बलूच जनता के अधिकारों और सम्मान के खिलाफ खुला हमला माना। 1948 के मध्य में उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का ऐलान कर दिया। उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स नाम से एक गुरिल्ला संगठन खड़ा किया और लगभग 140 लड़ाकों के साथ अफगानिस्तान की सरहद से सटे पहाड़ी इलाकों में छिपकर संघर्ष शुरू किया। उनका मुख्यालय अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में था, जहां से वो पाकिस्तानी सेना पर अचानक हमले करते और वापस पहाड़ियों में लौट जाते। पाकिस्तान सरकार इस विद्रोह के हिल गई। सेना लगातार असफल हो रही थी। इस गुरिल्ला युद्ध ने बलोच प्रतिरोध की पहली नींव डाल दी। अंततः पाकिस्तानी सेना के एक जनरल ने अब्दुल करीम और उनके साथियों को आत्मसमर्पण के लिए मनाया। कहा गया कि अगर वे शांति से बाहर आ जाएं तो बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाएगा। लेकिन ये पेशकश सी बलोचों के साथ एक और धोखा साबित हुई। जैसे ही अब्दुल करीम और उनके साथियों ने सरेंडर किया, उन्हें बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया और वर्षों तक जेल में डाला गया। उन्हें ना कोई राजनीतिक मंच दिया गया, ना न्याय मिला। इतिहासकार डॉक्टर नसीर दाश्ती और अन्य बलोच विद्वानों के अनुसार ये घटना बलोच समाज के लिए पहला विश्वासघात था। एक ऐसा घाव जिसने आने वाले दशकों की सारी बगावतों की ज़मीन तैयार कर दी। ये सिर्फ एक असफल विद्रोह नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी कि बलोचों को न्याय की नहीं, बंदूक की भाषा में जवाब मिलेगा। और इस विश्वासघात की गूंज आज तक बलूच राजनीति और प्रतिरोध में सुनाई देती है। 1955 में पाकिस्तानी सरकार ने 1 यूनिट पॉलिसी लागू की, जिसमें बलूचिस्तान समेत सभी पश्चिमी प्रांतों को एक ही प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। बलूच नेताओं ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया। 1958 में उन्होंने कलात की पुरानी स्वायत्तता को फिर से बहाल करने की कोशिश की और इनाम स्वरूप पाकिस्तानी सरकार ने उनके नेताओं पर देशद्रोह का आरोप लगाया और गिरफ्तार कर दिया। उसी साल जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिससे बलोच आंदोलन के खिलाफ दमन की एक नई लहर शुरू की गई। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण ने पाकिस्तान की सत्ता को अंदर तक झकझोर दिया था। सेना और राजनीतिक नेतृत्व को साफ हो गया कि अगर बलोच असंतोष को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो पाकिस्तान एक और विभाजन की ओर बढ़ सकता है। यही वजह थी कि बलोच नेताओं को शांत करने के प्रयास शुरू किए गए। 1973 में जब नया संविधान तैयार हुआ तो बलोच राष्ट्रवादी पार्टी को उसमें शामिल किया गया। प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को बलोच सांसदों का समर्थन भी प्राप्त हुआ, लेकिन ये साझेदारी ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। बलोच नेताओं ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग उठाई, जो भुट्टो सरकार को स्वीकार नहीं थी। इसी बीच फरवरी 1973 में भुट्टो सरकार ने आरोप लगाया कि इराक से हथियारों की एक चेप बलोच नेताओं से घर तो पकड़ी गई, जिसका उद्देश्य सरकार के खिलाफ विद्रोह। उसी आधार पर नेशनल आवामी पार्टी को देशद्रोही घोषित कर दिया गया। बलोच मंत्रियों को बर्खास्त कर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद पूरे बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। 1973 से 1977 तक बलोचों ने पहाड़ी इलाकों में संगठित सशस्त्र विद्रोह किया। जवाब में भुट्टो सरकार ने पाकिस्तान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आंतरिक सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। 80,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को बलूचिस्तान भेजा गया और कई जगहों पर हवाई हमले तक किए गए। बलोच गुरिल्ला समूहों ने मजबूत प्रतिरोध किया। ये युद्ध अब केवल आज़ादी की नहीं, बल्कि पहचान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2016 की रिपोर्ट और ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार इस दौर में पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान में सुनियोजित रूप से राज्य प्रायोजित मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। हजारों लोगों को गायब किया गया, गांव को जलाया गया, महिलाओं और बच्चों तक को यातनाएं दी गईं। ये वो दौर था जिसने बलोच जनता के मन में पाकिस्तानी राज्य के प्रति गहरी असुरक्षा और अविश्वास की भावना को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। इतिहासकार एस हैरिसन ने अपनी किताब इन अफगानिस्तान शैडो में लिखा, द बलोच कॉन्फ्लिक्ट वॉज नेवर जस्ट अबाउट एटोनॉमी, इट वॉज अबाउट बेट्रेयल, ब्लडशेड एंड अ रिपीटेड रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज एथनिक आइडेंटिटी एंड राइट्स। 1977 में जब जनरल जियाउल हक ने भुट्टो सरकार को अपदस्थ कर मार्शल लॉ लागू किया, तब जाकर ये विद्रोह कुछ हद तक थमा। लेकिन बलोच समाज में ये विश्वास बन चुका था कि पाकिस्तान में न्याय नहीं, केवल दमन है, और ये विश्वास आने वाले दशकों में फिर बगावत में बदला।
1999 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में तख्ता पलट किया और सैन्य शासन लागू हुआ तो बलूचिस्तान में असंतोष की आग फिर सुलगने लगी। 2000 के दशक की शुरुआत से ही इस ऐतिहासिक पीड़ा ने नया रूप लिया। बलूच लिबरेशन आर्मी का पुनर्गठन हुआ और इस बार ये और अधिक संगठित, विचारधारा से प्रेरित और रणनीतिक रूप से परिपक्व था। BLA का मकसद केवल पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ विरोध नहीं था, बल्कि बलूच राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता इसका मकसद था। इसके मुख्य लक्ष्य बने पाकिस्तानी सेना के ठिकाने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और चीनी इंजीनियर जिन्हें बलूच अपने संसाधनों की लूट का प्रतीक मानते हैं। बलूचों का मानना है कि CPEC के जरिए चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूच भूमि और संसाधनों जैसे ग्वादर बंदरगाह, कोयला और खनिज संपदा का शोषण कर रहे हैं, जबकि बलूच लोगों को इससे कोई लाभ नहीं मिलता। यहाँ तक कि ग्वादर के स्थानीय लोग पीने के पानी और बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। 2022 में कराची यूनिवर्सिटी पर BLA की एक महिला आत्मघाती हमलावर शारी बलोच द्वारा किए गए हमले ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। BBC, राइटर्स, अल जजीरा जैसी संस्थाओं ने इसे आतंकी हमला बताया, लेकिन बलोच संगठनों ने इसे एक सिंबॉलिक रिटेलिएशन करार दिया। एक शिक्षित महिला का आत्म बलिदान ये दिखाता है कि आंदोलन केवल हथियारबंद चरमपंथियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक चेतना का हिस्सा बन चुका है। BLA की रणनीति में साइबर प्रचार, वीडियो स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाना भी शामिल है। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तानी सरकारों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया है, लेकिन पश्चिमी मानवाधिकार समूह इस पर बहस करते हैं कि BLA की हिंसा के पीछे उत्पीड़न, दमन और ऐतिहासिक अन्याय की अनदेखी नहीं की जा सकती। बलूच आंदोलन की सबसे विभत्स परछाई है जबरन गायब कर दिए गए हो। 2000 के बाद से ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान, UNHRC और ह्यूमन राइट वॉच जैसी संस्थाएं लगातार चेतावनी देती रही हैं कि पाकिस्तान में इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस एक सुनियोजित राजनीति बन चुकी है, खासकर बलूचिस्तान में। HRTT की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पिछले 2 दशकों में 10,000 से अधिक बलूच युवाओं, पत्रकारों, छात्रों और कार्यकर्ताओं को जबरन उठा लिया गया है। अकेले 2021-22 में 2700 से अधिक केस दर्ज हुए, जिनमें अधिकांश पीड़ितों का अब तक कोई सुराग नहीं हुआ। कई मामलों में शव जली हुई या अपंग हालत में मिले, जिन पर अत्याचार के साफ निशान थे। बलूच महिलाएं, जिनकी संस्कृति परंपरागत रूप से पर्दे और शालीनता से जुड़ी रहती है, अब सड़कों पर उतर आई हैं। कराची, इस्लामाबाद और क्वेटा में लंबे समय तक धरने, भूख हड़तालें और विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जैसी संस्थाओं ने बार बार चेताया है कि बलूचिस्तान में ये जो हो रहा है, ये केवल असंतोष नहीं, बल्कि एक साइलेंट जेनोसाइड है, जिसकी ना तो सही कवरेज होती है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखती है। बलूचिस्तान का संघर्ष कोई आज का उग्रवाद नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही एक गूंगी चीख है, जो अब धीरे धीरे दुनिया के कानों तक पहुंच रही है। इसे केवल BLA के हमलों से नहीं समझा जा सकता और ना ही इसे महज एक सुरक्षा चुनौती कहकर खारिज किया जा सकता है। बलोच विद्रोहियों के हाथों में भले ही बंदूकें हों, पर उनके दिलों में जो घाव हैं, जो 1948, 1958, 1973 और हर उस साल में गहरे हुए जब उनकी ज़मीन, पहचान और अस्तित्व को रौंदा गया। हर गायब हुआ छात्र, हर चुप कराई गई महिला और हर पहाड़ी में छिपा कोई लड़ाकू सब एक ही बात दोहराते हैं, ये सिर्फ अलगाव की नहीं, न्याय की मांग। ये संघर्ष उस बात का प्रमाण है कि जब इतिहास को मिटाया जाता है तो वो बम बनकर लौटता है। आज जब आप बलूचिस्तान का नाम सुने तो सिर्फ आतंक मत सोचिए, सोचिए एक ऐसे भूगोल के बारे में जो आज भी अपने नक्शे में अपना नाम तलाश रहा है। BLA को चाहे आप आतंकवादी माने या स्वतंत्रता सेनानी, मगर बलूचिस्तान की सच्चाई को नज़रअंदाज करना अब दुनिया के लिए आसान नहीं रहा है, क्योंकि ये सच्चाई सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, एक पूरे इतिहास के अपमान के खिलाफ है।